तो जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखे थे कि पूरा पाषाण काल क्या है या मध्य पाषाण काल क्या है या नव पाषाण काल क्या है, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था पाषाण काल। ठीक है, तो उसने पढ़ा था क्योंकि उनकी तकनीकी परिवर्तन में उनके क्या आया या सामाजिक स्थिति कैसी थी या उनकी संस्कृति की स्थिति कैसी थी। तो आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं उसके बाद आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ताम पाषाण काल। क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? ताम पाषाण काल। ठीक है, ताम यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं चल्कोलिथिक। चल्कोलिथिक, ठीक है, चल्कोलिथिक एज। ओके, हाँ, इसी को हम कहते हैं कॉपर एज। क्या कहते हैं? कॉपर एज। हाँ, तो ये ताम पाषाण काल है। तो पहला तो क्वेश्चन ये निकल करता कि ताम पाषाण काल, इसका नाम ताम पाषाण काल क्यों रखा गया? तो जो पाषाण काल था उसमें देखा था कि जो मानव है या आदि मानव है वो पत्थर की जो औजार हैं उनका प्रयोग करता था। तो जब ये ताम पाषाण काल आया, यानी कि जो नव पाषाण काल का परवर्ती का समय है, उसमें मानव ने एक धातु का प्रयोग करना सीखा। उस धातु का नाम है क्या? तांबा। तो इस टाइम मानव पत्थर से जो औजारों का प्रयोग करता ही था, पर साथ में वो तांबे से बनी औजारों का भी प्रयोग करने लगा, जिस कारण से इस काल का नाम पड़ा ताम पाषाण काल। ठीक है, हाँ। इसके बाद एक काल आएगा जिसे हम कहेंगे कांस्य युग। क्या कहेंगे? कांस्य युग। क्योंकि जो कांसा है एक प्रकार से मिश्रित धातु है जो बनती है तांबा प्लस टीन के मिश्रण से। ठीक है, हाँ। तो एक कुछ इतिहासकारों का मानना है या सांस्कृतिक अनुकरण की दृष्टि से देखें तो जो ताम पाषाण काल है ये कांस्य युग के बाद मानते हैं। क्योंकि उनका मानना है कि जो जारवे है वो हड़प्पा सभ्यता के बाद की संस्कृति है, यानी कि उसका जो जारवे संस्कृति है जोरवे, उसका जो टाइम पीरियड है वो उसका करीब 7 ईसा पूर्व के आसपास का टाइम पीरियड है। तो इतिहासकारों का मानना है कि जो ताम पाषाण काल है वो कांस्य युग के बाद का काल है या बाद की संस्कृति है। पहले यहाँ लिखते हैं संस्कृति का अनुकरण की दृष्टि से। ठीक है, सांस्कृतिक अनुक्रम। सांस्कृतिक अनुक्रम में क्या मानते हैं वो कि पहले पूरा पाषाण काल आया। पहले क्या आया? पूरा पाषाण काल, जिसे हमने अपने पिछले वीडियो में इस पर डिटेल में चर्चा की है। उसके बाद आया हमारा मध्य पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद आया हमारा नव पाषाण काल और फिर आया मेरा कांस्य युग। यानी कांस्य युग में हम मान सकते हैं हड़प्पा सभ्यता को, जो कि एक कांस्य युग की सभ्यता है। कांस्य युग, उसके बाद आया हमारा ताम पाषाण काल। बट अगर हम तार्किक पद्धति से देखें, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति से देखते हैं, तो पाते हैं कि जो ताम पाषाण काल है वो कांस्य युग के पहले की संस्कृति है। जैसा कि ये कांसा है, यानी कि जो कांस्य युग है ये एक मिश्रित धातु जो बनती है तांबा और टीन के मिश्रण से। तो जब तक हम तांबे का प्रयोग करना नहीं सीख पाएंगे तो कांसे का प्रयोग कैसे करना सीख सकते हैं। तो जो इतिहासकार का दूसरा पक्ष है वो जो तार्किक पक्ष से सोचते हैं, यानी कि तकनीकी दृष्टि से, तो उनका मानना है कि पहले आया हमारा पाषाण काल। क्या आया हमारा? पाषाण काल। इसी में मान सकते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा ताम पाषाण काल। ठीक है, फिर आया हमारा नव पाषाण काल, उसके बाद आया हमारा कांस्य युग। ओके, तो ये तकनीकी दृष्टि से सोचते हैं वो तो पहले तो तकनीकी दृष्टि से ये बताते हैं कि तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा बना, इसलिए जो कांस्य युग हो ताम पाषाण काल के बाद की सभ्यता है। बट और उनका दूसरा तर्क ये है कि जो ताम पाषाण काल की जो संस्कृति है, सोथी संस्कृति या झुक्कर झाकर संस्कृति, वो कांस्य युग से बहुत पहले की संस्कृति है। जैसा कि हम ताम पाषाण काल की संस्कृति है उन्हें 3 भागों में
बांटते हैं, जिसमें देखते हैं कि पहले हम बांटते हैं हड़प्पा सभ्यता के पूर्व की संस्कृति। ठीक है, पहले 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के पूर्व की, हड़प्पा सभ्यता पूर्व, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो संस्कृतियां हैं वो है शोथी संस्कृति। कौन सी है? शोथी संस्कृति। और जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृति है वो है हमारी झूकर झाकर संस्कृति। क्या है? झूकर झाकर, झूकर झाकर संस्कृति। ओके, तो ये झूकर झाकर संस्कृति है, ये बेसिकली सिंध के चंदहुदड़ों में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? चंदहुदड़ों में। और जो ये हमारी सूची संस्कृति है ये स्थित है राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे स्थित है? आरजी। आरजी का फुल फॉर्म राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बीकानेर में, बीकानेर। ओके, हाँ। इसके बाद देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो संस्कृतियां हैं। हड़प्पा यानी कि जो संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी, यानी कि जो इनके डेट के साथ पैरेलल थी, जिसमें से हम मानते हैं कि आहार संस्कृति है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आहार। दूसरी है हमारी गेलुंड, और तीसरी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृति है उसका नाम है गडेश्वर। गडेश्वर, ठीक है। हाँ, जो गडेश्वर है यहीं से सबसे ज़्यादा जो हमें तांबा की प्राप्ति हुई है वो सबसे ज़्यादा हमें गडेश्वर से ही प्राप्त हुई। बट एक और स्थान है जिसका नाम है क्या नाम है उसका नाम है गिगोरिया। क्या नाम है उसका? गिगेरिया, जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा तांबा की प्राप्ति हुई है। ठीक है, हाँ। उसके बाद हम मानते हैं कि पहला होती है हड़प्पा पूर्व, फिर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन, और उसके बाद देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पश्चात यानी कि हड़प्पोत्तर संस्कृति। हड़प्पोत्तर, जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृतियां हैं उसमें है मालवा, कायथा, एरण। क्या है? मालवा, कायथा, एरण, और एक है इसका नाम है जोरवे। जैसा कि हमने बताया कि जोरवे जो है 700 BC के आसपास की संस्कृति है जोरवे। तो जो ये मालवा या कैथा है, ये जो तीनों संस्कृति हैं यानी कि मालवा, कैथा, एरण, ये है हमारी मध्य प्रदेश में। कहाँ है? हमारी मध्य प्रदेश में स्थित। जबकि जो हमारी ये जोरवे है, ये स्थित है हमारी MH यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है, हाँ। तो और जो हमारी ये गडेश्वर है ये कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के जोधपुर में। ओके, हाँ। तो आज जो यहाँ पढ़ने वाले हैं हम पढ़ेंगे बेसिकली पहले तो एड के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे गडेश्वर के बारे में। बट हमने जो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी संस्कृतियाँ हैं इन पर बात, तो उससे पहले देखते हैं कि जो हम ये ताम्रपाषाण काल पढ़ने जा रहे हैं उन पर किन इतिहासकारों ने रिसर्च किया या किन इतिहासकारों के सोर्सेस के अनुसार हम ये जान पाते हैं कि ताम्रपाषाण काल कैसी संस्कृति है। ठीक है, तो उसमें 3 इतिहासकार हैं जिन्होंने ताम्रपाषाण काल पर अपना रिसर्च किया है। उसमें से पहले हैं हमारे बीबी लाल, और दूसरे हैं जो गार्डन चाइल्ड, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा कि गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल की क्रांति की संज्ञा दिए थे। और तीसरे जो हैं उनका नाम है स्टुअर्ट पिंगट। क्या नाम है उनका? स्टुअर्ट
पिंगट, ओके। हाँ, यानी कि ताम्र प्रसारणकालीन। ठीक है। जो ये इतिहासकार हैं स्टुअर्ट पिंगट, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक ऑफ इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया, ठीक है। हाँ, तो जो इनकी पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया, इसमें इन्होंने बताया था कि जो आदि मानव है वो सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग करना सीख पाया था, और साथ में अन्य धातुओं का भी प्रयोग कर रहा था। ताम्र प्रसारण काल में क्या था, इन्होंने ये तांबे के साथ साथ अन्य धातुओं का भी प्रयोग करते थे। तांबे के साथ अन्य धातुओं का प्रयोग, ठीक है। हाँ, और जो हमारे गार्डन चाइल्ड हैं जिन्होंने नव प्रसारण काल को नव प्रसारण काल की क्रांति की संज्ञा दी थी, तो इन्होंने ताम्र प्रसारण काल पर भी अपना एक पुस्तक लिखी जिसकी पुस्तक का नाम है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, ओके, हिस्ट्री। हाँ, तो इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि जो आदि मानव है, जो तांबे का प्रयोग है, वो सर्वप्रथम ग्रामीण सभ्यता में विकसित हुआ। जो तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ? ग्रामीण सभ्यता में। ग्रामीण सभ्यता के बाद कहाँ विकसित होगा? नगरीय सभ्यता में। तो इससे हम इनकी इस पुस्तक से हमें पता चलता है कि जो ताम्र प्रसारण काल है वो कांस्य युग के पहले की सभ्यता है, क्योंकि जो कांस्य युग है यानी कि हड़प्पा सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता है, और जो हमारी ये ताम्र प्रसारण काल है या ताम्र चौकोलिथिक एज है वो एक ग्रामीण संस्कृति है, ठीक है। तो इनकी इस पुस्तक से पता चलता है कि ताम्र प्रसारण काल हड़प्पा सभ्यता के पहले की सभ्यता है। और जैसा कि हमने देखा कि जो सोथी और जुगत संस्कृति है वो हड़प्पा से बहुत पहले की संस्कृति है, जो कि नव प्रसारण काल के परवर्ती समय में उद्भव में आई थी। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे आहार संस्कृति के बारे में, ठीक है। और हाँ, उससे बता देता हूँ आपको कि जो तांबे का प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा जो किया है वो मध्य गंगा घाटी के लोगों ने किया है। किसने किया है? मध्य गंगा घाटी में। और जो हमने बताया कि जो सोथी संस्कृति है या जुगत संस्कृति है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्टेट कमीशन का पेपर उठा के देखेंगे ना, क्वेश्चन हम 100 बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पहले की जो ताम्र संस्कृतियाँ कौन सी हैं, तो वो है सोथी संस्कृति या जुगत संस्कृति। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर आहार की संस्कृति के बारे में। आहार संस्कृति, ठीक है। हाँ, सॉरी आहार संस्कृति। तो जो ये आहार संस्कृति है ये स्थित है कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो अब पूछेंगे आप कि राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है या राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो हम आपको बताएंगे कि ये आहार संस्कृति है ये बेसिकली स्थित है राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ स्थित है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो आहार संस्कृति है राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो वो स्थित है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आहार संस्कृति किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो जो नदी है उसका नाम है आहार नदी। अच्छा, आप पहले ये बात जानिए कि जो आहार संस्कृति है, गणेशों संस्कृति है, इन्हें किस हिसाब से हमने अलग अलग बांटा, क्योंकि ताम्र प्रसारण काल है तो एक ही ताम्र प्रसारण काल, तो हमने इन संस्कृतियों को अलग अलग कैसे बांटा। तो बेसिकली हम इनको बांटते हैं इनके जो मृतभांड है उनके आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर बांटते हैं? मृतभांडों के आधार पर, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि जो ये आहार संस्कृति है वो स्थित है आहार के तट पर, ठीक है। हाँ, और एक इसमें से और तीसरा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसे खोजकर्ता कौन है? कौन खोजकर्ता? मैं लिखता हूँ, मैं एक मिनट, सॉरी, इसके हमारा खोजकर्ता, तो खोजकर्ता है वो हमारे रतनलाल अग्रवाल।
रतनलाल अग्रवाल। इन्होंने ही, ये जो रतनलाल अग्रवाल हैं, इन्होंने आहार संस्कृति का पता लगाया था कि ये आहार संस्कृति है, ये ताम्र प्रसारण काल की संस्कृति है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आहार संस्कृति किस राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में है, या किस नदी के तट पर है, या इसकी खोज करता कौन है, ठीक है। हाँ, और इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि आहार संस्कृति कैसी संस्कृति है, नगरीय संस्कृति है या ग्रामीण संस्कृति है। तो जैसा कि जो हमारी ताम्र प्रसारण काल है वो ही पूरा ही एक ग्रामीण संस्कृति है, तो ये सिंपल सी बात है कि ये आहार संस्कृति भी एक ग्रामीण संस्कृति ही है, ठीक है, ग्रामीण संस्कृति। और हाँ, जैसा कि हम पाते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो मात्र सत्तात्मक सभ्यता है। जैसे कि वहाँ से हमें देवी की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ आहार से भी हमें एक देवी की मूर्ति का साक्ष्य मिला है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि जो ये ताम्र प्रसारण काल है या आहार संस्कृति है, ये बेसिकली एक मात्र सत्तात्मक संस्कृति थी। क्योंकि हमारा जो अतीत है उसमें हम देखेंगे, जब तक हमारा मुख्य तंत्र का उद्भव नहीं होगा, बेसिकली हमारा जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक ही समाज आएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से हमें एक देवी की मूर्ति मिली है, तो जिससे हमें पता चलता है कि आहार या ताम्र प्रसारण काल जो है एक मात्र सत्तात्मक संस्कृति थी, ठीक है। हाँ, और जैसे कि हमें हड़प्पा सभ्यता जो है वहाँ से हमें किसी प्रकार के गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है, बल्कि जो बैल है उसके साक्ष्य मिले हैं, जिसे हम कहते थे कि बैल जो है शक्ति का प्रतीक है। तो हमें आहार से भी एक टेराकोटा के बैल की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? टेराकोटा के बैल की, ठीक है। यहाँ से भी हमें किसी प्रकार के गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। जो गाय का साक्ष्य है वो हमें मिलना स्टार्ट होगा वैदिक काल से, यानी कि लौह युग से। जब आर्य आएंगे तब हम उसके बाद से हमें गाय के साक्ष्य मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, और यहाँ के जो ये संस्कृति है आहार, तो यहाँ की जो मतलब भांड की जो परंपरा है उसमें बेसिकली हमें लाल काले मणभांड मिले हैं। कैसे मणभांड मिले हैं? लाल काले। जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। हाँ, और साथ में हमें यहाँ से मिट्टी के आभूषणों के साक्ष्य मिले हैं। कैसे साक्ष्य मिले हैं? मिट्टी के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। और हाँ, यहाँ से हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं जिनसे हमें पता चलता है कि जो आहार संस्कृति है या ताम्र प्रसारण काल है, इसमें भी विदेशी व्यापार हुआ करता था। तो वो जो साक्ष्य मिले हैं हमें आहार से, उन साक्ष्यों में हमें 2 साक्ष्य मिले हैं। एक है यूनानी जो देवता हैं, यूनानी देवता। अच्छा, पहले बताइए जो यूनानी देवता उनका नाम क्या था? सोचिए, जो यूनानी देवता है उनका नाम था अपोलो, ठीक है। तो हमें आहार से अपोलो देवता की मूर्ति मिली है, और एक मिला है हमें यूनानी धूप पात्र। क्या मिला है हमें? यूनानी धूप पात्र, जिससे हमें पता चलता है इन दो बेसिकली जो ये 2 साक्ष्य मिले हैं, जो 2 पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, इनसे हमें पता चलता है कि जो आहार है या ताम्र प्रसारण कालीन सभ्यता है, इसका इस टाइम हमारा जो व्यापार है वो विदेशों से हुआ करता था, ठीक है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं गणेशों संस्कृति। जितना से मोस्ट इम्पॉर्टेंट था उसने पॉइंट हमने आपको बता दिया है। अब देखते हैं हम गणेशों संस्कृति। गणेशों संस्कृति। ओके, जो ये गणेशों संस्कृति है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, ये भी राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जैसा कि हमने पहले बता चुका हूँ आपको कि ये राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ओके,
हाँ, और ये किसके किनारे स्थित है? तो वो जो नदी है उसका नाम है साहिबा। इसका सोहन के नाम से भी ये फेमस है, बट आप साहिबा याद रखिए, क्योंकि अगर सोहन जो है वो सिंधु की सहायक नदी है, तो आप याद रखिए साहिबा के नाम से इसे, साहिबा, साहिबा नदी। ठीक है। हाँ, तो ये जो पहले देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं, जो गणेशोत्सव संस्कृति इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, विशेषताएं तो पहला तो इसका जो स्वरूप था वो ग्रामीण स्वरूप था। कैसे स्वरूप था? ग्रामीण स्वरूप था। ओके। और दूसरा देखेंगे कि ये जो गणेशोत्सव संस्कृति है, यहाँ के जो आदि मानव हैं उनका वो बेसिकली कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर थे, जिसके साथ हमें पर्वतीय साक्ष्य हमें मध्य प्रसारण काल से मिलने लगते हैं, और इसके जो सही साक्ष्य मिलते हैं वो हमें नवपाषाण काल से मिलते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, तो याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि हमें कैसे के पर्वतीय साक्ष्य कहाँ से मिले, या हमें पशुपालन के पर्वतीय साक्ष्य कहाँ से मिले, या आरंभिक साक्ष्य नहीं करते हैं। ठीक है। हाँ, तो कृषि एवं पशुपालन के जो परवर्ती साक्ष्य हैं वो हमें मध्य काल से मिले, बट जो गणेशोत्सव संस्कृति के लोग थे वो कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर थे। ओके। हाँ, और यहाँ से हमें सामूहिक आवासों के साक्ष्य मिले हैं। सामूहिक आवासों के, जैसा कि मध्य प्रसारण काल में परिवार की अवधारणा स्पष्ट रूप से उभर कर आई थी, और नवपाषाण काल में सामुदायिकता की भावना उभर कर आई थी। तो हम देखेंगे जो गणेशोत्सव संस्कृति है, यहाँ से हमें सामूहिक आवासों के साक्ष्य मिले हैं। सामूहिक आवासों के साक्ष्य। ठीक है। और तो ये गणेशोत्सव है, यहाँ से हमें कच्चे मकानों के साक्ष्य मिलते हैं। कैसे साक्ष्य मिलते हैं? कच्ची मिट्टी के मकानों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, या जो मकान जो निर्माण है उसमें हम प्रयोग करते थे मिट्टी या प्रस्तर, यानी कि पत्थर, मिट्टी एवं पत्थर। बट एक अपवाद है। एक क्या है? इसीलिए लिखते हैं हम अपवाद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपवाद, क्योंकि एग्जामिनर जो वहीं से क्वेश्चन उठाता है जहाँ से अपवाद होता है। तो अपवाद क्या है इसमें? जो हमारी गणेशोत्सव संस्कृति है, कौन सी संस्कृति है? सॉरी, गणेशोत्सव कहता हूँ, गेलुंड संस्कृति, गेलुंड। यहाँ से हमें पक्की ईंटों के मकान के साक्ष्य मिले हैं। कैसे साक्ष्य मिले हमें? पक्की ईंटों के मकान के साक्ष्य मिले हैं। हाँ, इसी गणेशोत्सव में एक स्थान है जिसका नाम है बालाथल। इसे मिटा दूं मैं एक बार, हाथ से पहले लिख देता हूँ। यहाँ से हमें पक्की ईंटों, सॉरी बेसिकली इसके थोड़ा सा कम चल रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। पक्की ईंटों के साक्ष्य, जो मकान निर्माण इनका प्रयोग होता था। ओके। तो अब देखेंगे कि एक गणेशोत्सव में ही एक स्थान है जिसका नाम है बालाथल। क्या नाम है? बालाथल। इसे मिटा देता हूं। बालाथल। ठीक है, तो हमें बालाथल से एक साक्ष्य मिला है, तांबे की भट्टी का साक्ष्य मिला है। कैसा साक्ष्य मिला हमें? तांबे की भट्टी का। ठीक है, तो जो तांबे की भट्टी का साक्ष्य मिला है, इससे जो इतिहासकारों का मानना है कि जो ये तांबे की भट्टी का साक्ष्य मिला है, ये बेसिकली धातु का प्रगलन करने के लिए का प्रयोग होता था। ठीक है, तो धातु को अगर गलाएंगे तो उससे कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ही ये। तो पहला ये मानते हैं कि या तो ये औजार बनाने के लिए इसका प्रयोग में लाते होंगे। क्या?
औजार बनाने के प्रयोग में, ठीक है। दूसरा जो इस भट्टी का प्रयोग रहा होगा वो रहा होगा मिश्रित धातु बनाने के लिए, मिश्रित धातु बनाने के लिए। जैसा कि जो हमारी कांस्य युग है, जहाँ पर हम कांसे का प्रयोग, हमारे आदिमानव में कांसे का प्रयोग करना सीखा था, वो तांबा व टीन के मिश्रण से बनती थी। तो बेसिकली जो तांबे की भट्टी का जो साक्ष्य मिला है, ये हमें कहीं ना कहीं हमें कांस्य युग की ओर ले जाने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी, ठीक है। हाँ, इसके बाद यहीं से हमें मिला है एक बहुत लंबी चौड़ी दीवार के साक्ष्य मिले हैं, जिससे इतिहासकारों का मानना है कि ये जो दीवार है ये कहीं ना कहीं दुर्ग का निर्माण, यानी कि ये एक दुर्ग था, ठीक है। और हाँ, जो बलाथल है, यहीं से हमें जो कुष्ठ रोग का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देखेंगे ना, उसमें कम से कम 20-25 बार पूछा जा चुका है कि कुष्ठ रोग का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला हमें, ठीक है। कुष्ठ रोग का प्राचीनतम साक्ष्य, जो कुष्ठ रोग का प्राचीनतम साक्ष्य है वो यहीं से मिला है, ठीक है। हाँ, और इस बलाथल से हमें एक योगी की मूर्ति मिली है। क्या मिली है हमें? योगी की मूर्ति। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, जो हमारा ये प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है, या प्री हिस्टोरिकल पीरियड है, इसमें हमें इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य से ही पता चलता है। आगे की वीडियो में बताएंगे कि हम पुरातात्विक साक्ष्य क्या है या साहित्यिक साक्ष्यों के बारे में पूरा एकदम विधिवत चर्चा करेंगे। बट आज के लिए समझता हूँ जो योगी की मूर्ति मिली है, जैसा कि हमें हड़प्पा सभ्यता में भी एक पुरोहित की मूर्ति मिली, जिसके ऊपर एक शॉल लगा हुआ है और एक सुंदर सी दाढ़ी या मूंछ है। तो इसे हम पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो मानव थे या पुरुष थे, वो अपने सौंदर्य के लिए दाढ़ी या मूंछ रखा करते थे। और साथ में हमें ये भी पता चला है कि हड़प्पा सभ्यता के जो आदि मानव हैं वो सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। तो यहाँ से भी हमें एक योगी की मूर्ति मिली है। क्या मिली हमें? योगी की मूर्ति। अब ये मत पूछ लीजिए कि जो योगी की मूर्ति मिली वो कौन थे, क्योंकि ये किसी ने नहीं बता पाया है कि जो योगी की मूर्ति मिली है उनका क्या नाम था या कौन थे, ठीक है। बस ये बताते हैं इतिहासकार कि हमें एक योगी की मूर्ति मिली है। ओके, हाँ। तो ये गाडेश्वर है। इसमें एक और देख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अपने क्लास को खत्म करते हैं कि जो गणेश्वर है ये तो मध्य प्रदेश की संस्कृति थी, और मध्य प्रदेश में एक खान है खेतड़ी की खान, जहाँ से हमें तांबा की प्राप्ति होती थी, ठीक है। कि कौन सी खान है? तांबा, खेतड़ी की खान। ओके, हमें जो तांबा है वो बेसिकली जो हमें गणेश्वर से या हमें खेतड़ी की खान से प्राप्त होता था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। उसमें आगे की जो संस्कृति है उन पर एकदम विधिवत चर्चा होगी। तो अगर हम इसकी PDF आपको भेज देंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप सर्वदा की पेशेंस नाम पर, जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर सर्वदा की पेशेंस। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम ID है सर्वदा की पेशेंस। बस आपको लास्ट में 86 लगाना है, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8696984900। तो हमसे जुड़िए और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।